आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डायमंड हिंदी क्लासेस में। और आज का टॉपिक होगा अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यह प्रश्न पत्र दो खंडों ए व में विभाजित है। खंड ए में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। तो पहले देखेंगे खंड ए बहुविकल्पीय प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1 है हिंदी का प्रथम उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर ए पर है परीक्षा गुरु, 2 पर है गोदान, नंबर सी पर है अलग अलग बैतरणी और डी पर है इसमें से कोई नहीं। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 2 हिंदी की प्रथम कहानी है। तो हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो इंदुमती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 3 निम्न में से कौन सी शुक्ल युग की पत्रिका है? तो नंबर ए पर है हंस, बी पर है चांद, सी पर है विशाल भारत और डी पर है छाया। तो ये सभी रचनाएं शुक्ल युग की हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सभी सही हैं। प्रश्न नंबर 4 एकांकी सम्राट कहा जाता है। नंबर 1 पर हैं राम कुमार वर्मा को, बी ऑप्शन है सेठ गोविंद दास को और सी ऑप्शन है हरिशंकर प्रेमी को और डी ऑप्शन है मोहन राकेश को। तो एकांकी सम्राट कहा जाता है राम कुमार वर्मा को, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 5 नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक थे। तो नंबर ए पर है पुरुषोत्तम दास टंडन, बी ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर सी है श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर डी है रामचंद्र शुक्ल। तो नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक थे श्याम सुंदर दास, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 6 आनंद कादम्बिनी के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए पर है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर सी राधाचरण गोस्वामी, ऑप्शन नंबर डी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो आनंद कादम्बिनी के संस्थापक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 7 सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है श्याम सुंदर दास, बी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल और सी ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी है बालकृष्ण भट्ट। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं श्याम सुंदर दास। प्रश्न नंबर 8 निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखो। ऑप्शन नंबर ए ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर सी गोदान के लेखक प्रेमचंद हैं। ऑप्शन नंबर डी मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, गोदान के लेखक प्रेमचंद हैं। प्रश्न नंबर 9 शोक विकल सब रोवहीं रानी रूप शशि बल तेज बखानी में कौन सा रस है? तो ऑप्शन नंबर 1 करुण रस, ऑप्शन नंबर बी पर है श्रृंगार रस और ऑप्शन नंबर सी पर है शांत रस और डी ऑप्शन पर है वीर रस। तो इसमें करुण रस है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 10
जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करीबर बदन में के दोनों चरणों में कितनी मात्राएं हैं? तो ऑप्शन नंबर ए पर है 12, ऑप्शन नंबर बी पर है 16, ऑप्शन नंबर सी पर है 24, ऑप्शन नंबर डी पर है 30। तो इसमें 24 मात्राएं हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 11, चरण कमल बंदो हिराई में किस अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए पर है रूपक अलंकार, बी पर है उपमा, और सी पर है उत्प्रेक्षा, और डी पर है सलेश। तो इसमें चरण कमल बंदो हिराई में रूपक अलंकार है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 12, त्रिफला का समास विग्रह है। ऑप्शन नंबर ए 3 फलों का समूह, नंबर 2 पर है 2 फलों का समूह, नंबर सी पर है अमृत फल का समूह, और डी ऑप्शन पर है इनमें से कोई नहीं। तो त्रिफला में 3 फलों का समूह है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 13, कपड़ा का तत्सम है। ऑप्शन नंबर ए पर है वस्त्र, बी पर है करपट, सी पर है दुकूल, और डी पर है पहनावा। तो कपड़ा का तत्सम है वस्त्र, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 14, अग्नि का पर्यायवाची है अनल। ऑप्शन नंबर ए पर है अनल, बी पर है पावक, सी पर है आग, और डी पर है उपयोग सभी। तो अग्नि का पर्यायवाची सभी हैं, यानी अनल भी पर्यायवाची है, पावक भी और आग भी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 15, पेड़ तरु द्रुम आदि कहलाते हैं पर्यायवाची विलोम तद्भव तत्सम। तो पेड़ तरु द्रुम आदि क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 16, मध्वरी में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन नंबर ए पर है दीर्घ, बी पर है गुण, और ऑप्शन नंबर सी पर है यण, और ऑप्शन नंबर डी पर है अयादि। तो मध्वरी में यण संधि है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 17, तथैव में संधि विग्रह है, यानी संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए पर है तथा प्लस एव, ऑप्शन नंबर बी है तथ प्लस एव, ऑप्शन नंबर सी है तथे प्लस व, डी ऑप्शन पर है तथ प्लस एव। तो तथैव का संधि विग्रह होगा, संधि विच्छेद होगा तथा प्लस एव, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 18, फलेषु किस विभक्ति व वचन का रूप है? ऑप्शन नंबर ए पर है पंचमी विभक्ति एक वचन, ऑप्शन नंबर बी है सप्तमी विभक्ति बहुवचन, और ऑप्शन नंबर सी है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, और ऑप्शन नंबर डी है सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो फलेषु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 19, पठतु किस लकार का रूप है? तो पठतु किस लकार का रूप है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए पर है लोट लकार, ऑप्शन नंबर बी पर है लट लकार, सी पर है लड़ लकार, और डी पर है लिरट लकार। तो पठतु लोट लकार का रूप है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 20, द्रक्ष्यति किस लकार पुरुष व वचन का रूप है? तो ऑप्शन नंबर ए पर है लिरट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, और ऑप्शन नंबर बी पर है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ऑप्शन नंबर सी पर है लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, ऑप्शन नंबर डी पर है इनमें से कोई नहीं। तो द्रक्ष्यति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है।
अब देखते हैं खंड ख वर्णात्मक प्रश्न। तो खंड क में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो गद्यांश है, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया है, उच्च और महान कार्य में हर प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्र की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनमें किसी प्रकार का धोखा न होगा। तो पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये पहचानना है। तो उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। प्रश्न नंबर 2 है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये रेखा खींची हुई है यहाँ से यहाँ तक, इसकी व्याख्या करनी है। तो व्याख्या में लिखेंगे कि लेखक का कथन है कि हमें मित्र जो है अपना ऐसा चुनना चाहिए, यह उसका कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो, और इसमें हमें ऐसे ही मित्र की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्म बल हो। प्रश्न नंबर 3, मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए। तो मित्र का कर्तव्य या तो आप इसी में छांट के लिखेंगे कि मित्र का कर्तव्य बताया है, उच्च और महान कार्य में हर प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। या फिर अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि मित्र कर्तव्य होना चाहिए सुख और दुख दोनों में साथ दे। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पद्यांश है, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समझाई, सोहत दे बुझती साँच ने हासी, को है जनक को है जननी कौन नारी को दासी, कैसे वरन वेश के कैसे किहीं रस में अभिलाषी। पावोगे पुनि कियो आपनो, जोरे करोगे गासी, सुनत मौन है रहे बाबरो, सूर सबे मतिनासी। तो पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में लिखना आपको पहचान कर कौन से पाठ का है। तो इसमें दिखाई दे रहा पद्यांश में सूर शब्द आया है, तो यानी सूरदास जी का ही पाठ है। तो सूरदास ने कौन सा पाठ लिखा है। तो इसमें पद नाम का पाठ लिखा है। तो पद्यांश का संदर्भ लिखेंगे कि उपर्युक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के पद नामक पाठ से लिया गया है। एक इसके रचयिता सूरदास जी हैं। प्रश्न नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या में लिखेंगे कि गोपियाँ भ्रमर को अन्योक्ति से उद्धव को संबोधित करती हुई पूछती हैं कि हे उद्धव, तुम यह बताओ
कि तुम्हारा यह निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। हम तुमको शपथ दिलाकर, सौगंध भी लिख सकते हैं, शपथ को सौगंध भी कहते हैं। तो सौगंध दिलाकर या कसम दिलाकर सच सच पूछ रही हैं कि कोई हम हंसी मजाक नहीं कर रही हैं, कि ये तुम्हारा जो ब्रह्म है उनके पिता कौन है, माता कौन है और उनका क्या नाम है, और उनकी दासी और उनकी पत्नी कौन कौन है। तो आपको बस इतनी व्याख्या करनी है, यहाँ तक अंडरलाइन हो रही है। और प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 है, इन पंक्तियों में गोपिकाएं किससे प्रश्न कर रही हैं। तो इन पंक्तियों में गोपिकाएं उद्धव जी से प्रश्न कर रही हैं। प्रश्न नंबर 3, दिए गए संस्कृत गद्यांश में का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो गद्यांश है, मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति अस्माकं पूर्वजा मानव जीवन संस्कृतुम महांतम प्रयत्नम अकुर्वत् ते अस्माकं जीवनस्य संस्करण यान आचारान विचारान च अदृश्यन तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति। तो इसका पहले संदर्भ लिखेंगे। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। अब इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। यानी मानव जीवन से, यानी मानव जीवन को संस्करण संस्कृति, संस्कृत माने संस्करण माने संवारने के लिए, यानी कि मानव जीवन को संवारने के लिए संस्कृति बहुत ज़रूरी है, यानी संस्कृति का होना बहुत ज़रूरी है। अस्माकम माने हमारे, पूर्वजा माने पूर्वजों ने, मानव जीवन माने मानव जीवन को, संस्कृत माने संवारने के लिए, महानता माने अनेक महत्वपूर्ण, प्रयत्न माने प्रयत्न, अकुर्बन माने किए। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए या संवारने के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रयत्न किए। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करण यान आचारान विचारान च अदर्शवन त्वं सर्वम अस्माकं संस्कृति। ते माने उन्होंने, अस्माकं माने हमारे, जीवन से माने जीवन को, संस्कारण माने संस्कारित करने के लिए, यान आचार विचारान, यानी आन माने जिन आचार और विचारों को, चे माने और, यानी आचार और विचारों को, अदर्शन माने प्रदर्शित किया, तत्सर्वम माने सभी, अस्माकम माने हमारे, संस्कृत माने संस्कृति है, यानी जिन्होंने हमारे जीवन को संस्कारित करने के लिए आचार और विचार प्रदर्शित किए, वह सभी हमारी क्या है, संस्कृति है। प्रश्न नंबर 4, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पहला श्लोक है, यानी पद्यांश, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अथवा मानव हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न शोचति कामम हित्वार्थवान भवति लाभम हित्वा सुखी भवेत्। तो इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी अनुवाद करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी सुखी रहें, ये सभी सुखी हों।
यानी सर्वे सन्तु निरामया यानी सभी रोग रहित हों यानी निरोग हों। सर्वे भद्राणी पश्यन्तु सभी का कल्याण हो या सभी कल्याण को देखें। पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् और कोई दुख का भागी न बने। अथवा वाला है मानव हित्वा प्रिय भवति क्रोधम हित्वा न शोचति काम हित्वार्थवान भवति लाभम हित्वा सुखी भवेत्। तो इस वाले का संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है और इसका हिंदी अनुवाद करेंगे कि मानव हित्वा प्रिय भवति, मानव हित्वा माने अहंकार को छोड़कर प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा न शोचति और मनुष्य क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता। कामम हित्वार्थवान भवति और कामम माने कामना ने इच्छा को छोड़कर धनवान हो जाता है। लाभम हित्वा सुखी भवेत् और मनुष्य लोभ को छोड़कर सुखी हो जाता है। और इसका दूसरा खंड है आपका यानी चौथे प्रश्न का दूसरा ही है। निम्न प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो इसमें आपको क ख में से एक करना है। तो ख में आपके दो प्रश्न है और क में भी दो प्रश्न है। तो ख वाला देखेंगे मातृभूमि के लिए खंड काव्य के नायक का चरित्रण कीजिए। दूसरा प्रश्न है मातृभूमि के लिए खंड काव्य के तृतीय स्वर की कथा अपने शब्दों में लिखिए। तो मातृभूमि के लिए खंड काव्य के नायक का चरित्रण में लिखेंगे यानी इसके नायक कौन हैं? चंद्रशेखर आज़ाद। तो चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्रण लिखेंगे। और प्रश्न नंबर 6 है दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो नंबर 1 है भगवत शरण उपाध्याय, नंबर 2 है जयशंकर प्रसाद, नंबर 3 पर हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भगवत शरण उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? 1910 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1982 ईस्वी में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? बलिया में। और इनकी जो प्रमुख रचना है वो है खून की छींटें और दूसरी है जिनकी मुख्य रचना है ठूंठा आम। और जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में और काशी में हुआ था और मृत्यु उनकी 1937 ईस्वी में। और इनकी मुख्य रचना है कामायनी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में छपरा में हुआ था यानी बिहार राज्य में और मृत्यु उनकी 1963 ईस्वी में। और इनकी मुख्य रचना है शिक्षा और संस्कृति। तो इसमें आप इनका जीवन परिचय लिखने के बाद एक मेन रचना लिखनी है इनकी। और प्रश्न नंबर 6 का ख दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो नंबर 1 पर है सूरदास, नंबर 2 पर हैं रामनरेश त्रिपाठी और नंबर 3 पर हैं रश खान। तो सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता में हुआ था और मृत्यु उनकी 1583 ईस्वी में। और इनकी जो मुख्य रचना है वो है सूर सागर। और दूसरे नंबर पर रामनरेश त्रिपाठी। तो रामनरेश त्रिपाठी का जन्म 1889 में जौनपुर में और इनकी मृत्यु हुई थी 1962 ईस्वी में। और इनकी मुख्य रचना है पथिक। और रश खान, तो रश खान का जन्म 1533 ईस्वी में हरदोई में हुआ था उत्तर प्रदेश में और मृत्यु हुई थी इनकी 1618 ईस्वी में। और इनकी रचना है अष्टयाम और एक महत्वपूर्ण रचना और इनकी प्रेम वाटिका। दोनों ही मोस्ट हैं, कोई सी लिख देना। प्रश्न नंबर 7 है अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो इसमें एक श्लोक लिखना है और ये आपके जो 2 श्लोक हैं इनमें से कोई सा नहीं लिखना है, इन्हें छोड़कर कोई अन्य दूसरा लिखना है।
तो इसमें जो श्लोक हैं तो इसमें लिख सकते हैं बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता। और दूसरा लिख सकते हैं मरणम मंगलम यत्र विभूषित विभूषणम कोपिनम यत्र कोशयम साकाशिकेन मीयते। तो दोनों श्लोक बहुत ही सरल हैं, कोई सा भी आप लिख सकते हैं इसमें, और अन्य भी बहुत दे रखे हैं इसमें, जो भी सही याद हो उसे लिखना है। प्रश्न नंबर 8 है निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो पहला है वाराणसी कति विश्वविद्यालय संति, यानी वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे वाराणस्याम त्रय विश्वविद्यालय संति, यानी वाराणसी में 3 विश्वविद्यालय हैं। प्रश्न नंबर 2 है चंद्रशेखर कथम बंदीकृत, चंद्रशेखर को किस लिए बंदी बनाया गया या बंदी किया गया। तो इसका आंसर लिखेंगे चंद्रशेखर आंग्ल शासक के राजद्रोही घोषित अत बंदीकृत, यानी चंद्रशेखर को आंग्ल शासन माने अंग्रेजी शासन ने राजद्रोही घोषित करके बंदी कर लिया था। अब प्रश्न नंबर 9 देखेंगे निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो ऑप्शन नंबर ए पर है विज्ञान की देन, नंबर 2 पर राष्ट्रीय एकता, और नंबर 3 पर है मेरा प्रिय कवि, और नंबर 4 पर है विद्यार्थी जीवन। तो इसमें से आपको एक पर निबंध लिखना है। तो इसमें विज्ञान की देन भी बहुत अच्छा है, और मेरे प्रिय कवि यानी किसी भी एक कवि का पूर्ण जीवन परिचय आप लिख सकते हैं, उनकी रचनाएं लिख सकते हैं जितनी भी हैं, जो भी आपको याद हैं। तो ये तो बहुत ही सरल है, यानी मेरे प्रिय कवि किसी भी एक कवि का जीवन परिचय जो आपके किताब में दे रखे हैं। तो कोई सा भी आप एक जो भी आपको अच्छा याद है उसे लिख सकते हैं। और दूसरा दे रखा है इसमें विद्यार्थी जीवन, तो जो आपका जो जीवन है विद्यार्थी जीवन उसके बारे में आप इसमें पर एक निबंध लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका पेपर का हल है। तो आपको इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।